आप सबसे मेरी एक विनती है, सभी लोग वीडियो को लाइक किया करो और मित्रों से शेयर जरूर करा करो। साल है 1498। अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज भारत की धरती की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज पर सवार है एक यूरोपीय नाविक वास्को दा गामा और इसी के साथ शुरू होती है भारत में यूरोपियों के आगमन की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने आने वाले 400 सालों तक हमारे इतिहास की दिशा बदल दी। कैसे हो भारतीयों, पहचाना? मैं हूं वास्को दा गामा। मैं पुर्तगाल से भारत की खोज में निकला हूं। ये वो दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यूरोप की निगाहें इसी चिड़िया पर टिकी थीं। मसाले, सोना, व्यापार और सत्ता की लालसा। आज से शुरू हो रही है हमारी सीरीज कमिंग ऑफ यूरोपियंस, जहां हम आपको पढ़ाने के साथ साथ दिखाएंगे भी कि कैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत पहुंचे और कैसे शुरू हुई औपनिवेशिक भारत की कहानी। तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी के समंदरों की ओर, जहां से भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी गई। आइए पहले ये सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर यूरोपीय भारत गए ही क्यों? ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थीं जो वो समुद्र के रास्ते भारत की ओर बढ़े? देखिए, यह है 14वीं सदी और 15वीं सदी का यूरोप। एक ऐसा समय जब पुरानी सोच टूटने लगी थी और नई दुनिया जन्म ले रही थी। मध्यकाल के अंधकार युग के बाद यूरोप में शुरू हुआ रेनेसांस, यानी कि पुनर्जागरण। लोगों ने चर्च की कठोर मान्यताओं से बाहर निकलकर विज्ञान, कला और खोज की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इस दौर में मानव अपने दिमाग की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने लगा। इनोवेशन होने लगे, नए यंत्र और तकनीक का आविष्कार किया गया। कंपास बनने लगी थी जिससे समुद्री यात्रा आसान होने लगी। नए प्रकार के जहाज लंबी दूरी तय करने लगे। नक्शे और समुद्री चार्ट्स ने नाविकों को दिशाएं दिखाई। अब नाविक पहले से कहीं ज्यादा दूर तक सफर कर सकते थे। अब सिर्फ राजा या चर्च नहीं, बल्कि व्यापारी भी शक्ति का केंद्र बनने लगे हैं। इटालियन नगर राज्य मेडिटरेनियन सी पर एकाधिकार कर रहे थे। तुम्हें खबर पता चली? अरब व्यापारी पश्चिम एशिया में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर चुके हैं। अब हम उधर से भारत नहीं जा सकते। अब हमें एक नया समुद्री मार्ग ढूंढना होगा। तुम लोग अब इधर से व्यापार नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंटिनोपल अब हमारा है। हेलो, तुम मुझे दोबारा इस साइड दिख मत जाना। अब यूरोपियों को एक नया समुद्री रास्ता ढूंढना ही था, क्योंकि यूरोप के पश्चिमी देश भारत से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। इस मिशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई पुर्तगाल ने, और इसके पीछे खड़ा था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, एक ऐसा राजा जिसने नाविकों और खोजकर्ताओं को समुद्री यात्रा के लिए प्रशिक्षित किया और नए मार्ग खोजने की योजना बनाई। 1454 में पोप निकोलस फाई ने प्रिंस हेनरी को एक अधिकार पत्र दिया। इस अधिकार ने पुर्तगाल को आधिकारिक रूप से नई दुनिया की खोज करने का हक दे दिया। साथियों, मैं बार्थोलोम्यू डियाज हूँ। मैंने 1487 में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचकर दिखाया कि अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार किया जा सकता है। यूरोप के खोज अभियानों के पीछे 3 शब्द छिपे थे: गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। 3 शब्द जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। पहला, गॉड यानी धर्म का प्रसार। दूसरा, ग्लोरी यानी यश और प्रतिष्ठा। हर यूरोपीय राष्ट्र एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। तीसरा है गोल्ड यानी धन और व्यापार। जैसे जैसे यूरोप की खोजें बढ़ीं, पुर्तगाल और स्पेन के बीच टकराव बढ़ने लगा। दोनों देशों का लक्ष्य था नए नए भूमि और समुद्री मार्ग पर कब्जा करना। दोस्तों, स्पेन और पुर्तगाल के मध्य व्यापार को लेकर झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए अभी हमने ट्रिटी ऑफ टॉर्देसिलास नामक एक समझौता किया है। ये एक ऐसा समझौता है जो दुनिया के नक्शे को बदल देगा। हमने दुनिया को एक काल्पनिक रेखा से 2 भागों में बांट दिया है। पुर्तगाल को अब से पूर्व में व्यापार का अधिकार होगा, यानी अफ्रीका, भारत और एशिया तक। और स्पेन को अब से पश्चिम में, यानी अमेरिका की ओर व्यापार करने का अधिकार होगा। इस ट्रीटी ने तय कर दिया कि कौन सी यूरोपीय शक्ति कहां व्यापार करेगी, और इसी नियम ने आगे चलकर भारत में पुर्तगाली अधिकार की नींव रखी और स्पेन यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वो रहा नया संसार, यानी ट्रीटी ऑफ टोर्देसिलास सिर्फ एक समझौता नहीं,
बल्कि दुनिया के इतिहास में यूरोपियों के औपनिवेशिक खेल की शुरुआत थी। इसी ट्रीटी के प्रभाव में 1497 में वास्को दा गामा सीधे भारत की ओर अपनी साहसी यात्रा पर रवाना हुआ। यहीं से शुरू होती है गॉड, ग्लोरी और गोल्ड की कहानी। केप ऑफ गुड होप पर उसे गुजरात का एक व्यापारी मिलता है जिसका नाम अब्दुल मजीद था। उसने भारत तक पहुंचने में उसकी मदद करी। 21 मई 1498 महीनों की यात्रा के बाद वह कैलिकट यानी आज का कोझिकोड पहुंच गया। समुद्रगुप्त राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को हाथ जोड़ते हुए झुकता है और कहता है, मैं पुर्तगाल के राजा मैनुअल का दूत हूं। हम भारत से मित्रता और व्यापार चाहते हैं। वास्को ने राजा को उपहार दिए, कांच की बोतलें, टोपियां, कपड़ा, चीनी और शहद। पर दरबार में ये सब तुच्छ माना गया क्योंकि भारत में तब सोना, रेशम और मसाले आम थे। पहला सौदा छोटा था पर असर गहरा। जब वो लौटा, जहाज भरे थे सोना, मसाले और कहानियों से। हर एक निवेशित रुपया 100 गुना मुनाफे में बदल गया। यूरोप के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये था भारत खजाने का रास्ता। पर लालच की आग बुझती नहीं। 1499 में वास्को लौटा और बस एक साल बाद पुर्तगाली ताज ने भेजा एक नया नाम, पेड्रो आल्वारेस काब्राल। उसके जहाज रास्ता भटक गए और उसने तब ब्राजील की खोज की। वो भी पुर्तगाल का हिस्सा बन गया। वापसी में काब्राल भारत पहुंचा। कैलिकट में अरब व्यापारियों से उसकी भिड़ंत हुई थी। सालों बाद वास्को द गामा फिर लौटा, इस बार बतौर वाइसरॉय, भारत का शासन करता। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। यहीं कोचीन में वास्को दा गामा ने आखिरी सांस ली। तो साथियों, ये था हमारा पहला एपिसोड। ये यूरोपियों के भारत में आगमन का बस इंट्रो मात्र ही था। अगले एपिसोड में पुर्तगालियों से रिलेटेड सारी बातें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सभी कवर करेंगे। और ब्रेनबॉट चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।